अगर मैं आपसे कहूं कि इस पतझड़ में आप अपने बगीचे के लिए कई किलो असली काला सोना शायद फेंकने वाले हैं, तो कैसा लगेगा? दिलचस्प लगता है ना? आज हम कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ बोरिंग सेब के छिलकों और कटी हुई घास की नहीं। हम आपकी रसोई और बगीचे से निकलने वाले 7 ऐसे सबसे अप्रत्याशित कचरे का खुलासा करेंगे, जो पतझड़ के कंपोस्ट ढेर के लिए एकदम उपयुक्त है। इनमें से कुछ आपको जरूर चौंका देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पतझड़ का कंपोस्ट इतना खास क्यों है। गर्मियों के कंपोस्ट के विपरीत, जो जल्दी तैयार हो जाता है, पतझड़ का कंपोस्ट आपके बगीचे के लिए एक स्लो कुकर जैसा है। यह पूरी सर्दियों में धीरे धीरे बनता रहेगा और वसंत तक आपको अविश्वसनीय रूप से पोषक तत्वों से भरपूर और भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। सफलता की कुंजी है हरे, नाइट्रोजन युक्त और भूरे, कार्बन युक्त सामग्रियों का सही संतुलन। और यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। तो हमारी खाद बनाने की जादुई प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपकी सुबह की चाय या कॉफी के कप में छिपा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉफी की बची हुई तलछट और इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती की। रोज सुबह लाखों लोग उठने के लिए कॉफी या चाय बनाते हैं। यह हमारा एक छोटा सा अनुष्ठान है। लेकिन उन बचे हुए अवशेषों का क्या होता है? ज्यादातर समय हम बिना सोचे समझे उन्हें सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, और यह एक बहुत बड़ी गलती है। उन्हें फेंककर आप अपनी भविष्य की खाद को सबसे शक्तिशाली और आसानी से उपलब्ध होने वाले सक्रियकों में से एक से वंचित कर देते हैं। कॉफी की बची हुई तलछट आपकी खाद के ढेर में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए एक असली ऊर्जा पेय है। यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है, वही हरा घटक जो जैविक पदार्थों को विघटित करने की पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है और तेज करता है। कल्पना कीजिए, यह आपकी उपजाऊ मिट्टी बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री के लिए उच्च ऑक्टेन ईंधन की तरह है। इसके अलावा कॉफी के अवशेष खाद की संरचना को अधिक ढीला और हवादार बनाते हैं। अब चाय की बात करते हैं। इसके साथ भी सब कुछ लगभग उतना ही आसान है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसे कई लोग भूल जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके चाय के पैकेट में प्लास्टिक या धातु के स्टेपल ना हो। कई निर्माता पैकेटों को जोड़ने के लिए पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग करते हैं, और यह विघटित नहीं होता है। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप केवल चाय पत्ती निकाल लें और पैकेट को फेंक दें, या इससे भी बेहतर, पत्ती वाली चाय का उपयोग करें। तब कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। बस इन सुगंधित अवशेषों को जैसे जैसे ये उपलब्ध हों, खाद में मिलाते रहे, और आप अपने बगीचे के लिए काला सोना बनाने की दिशा में पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अब एक ऐसी बात के लिए तैयार हो जाइए जो आपको वाकई हैरान कर सकती है। हमारा दूसरा गुप्त घटक आपको शायद थोड़ा अजीब लगे और शायद थोड़ा अनदेखा भी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी झिझक को एक तरफ रखकर विज्ञान पर भरोसा करें। तो हमारा दूसरा घटक है बाल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी कंघी से निकलने वाले इंसानी बाल, और वो रोई या पर जो आप अपने पालतू बिल्ली कुत्ते को प्यार से सहलाते हुए निकालते हैं, ये सब पतझड़ के कंपोस्ट के लिए एक बेहतरीन अतिरिक्त सामग्री है। आखिर क्यों? इसकी वजह है इनकी खास बनावट। बाल और रोई केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, जो नाइट्रोजन का एक बहुत ही समृद्ध स्रोत है। लेकिन इनमें एक ऐसी खासियत है जो इन्हें खासकर धीरे धीरे होने वाले पतझड़ के कंपोस्ट के लिए एकदम सही बनाती है। ये बहुत धीरे धीरे और लंबे समय तक सड़ते हैं। ये कटे हुए घास की तरह स्प्रिंटर नहीं, बल्कि एक सच्चे मैराथन धावक है। जरा सोचिए, ये खाद के ऐसे स्लो रिलीज कैप्सूल की तरह है। पूरी सर्दी और अगली बसंत तक ये जैविक पदार्थ धीरे धीरे लेकिन लगातार टूटते रहेंगे और धीरे धीरे कंपोस्ट में जरूरी पोषक तत्वों को छोड़ते रहेंगे। इस तरह आप सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं डालते, बल्कि मिट्टी की उर्वरता का एक ऐसा लंबा चलने वाला भंडार तैयार करते हैं जो महीनों तक आपके काम आएगा। तो बिना किसी झिझक के इस अनोखी सामग्री को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अगली बसंत में आपका बगीचा आपको इसके लिए दिल से धन्यवाद कहेगा।
हमने हरे यानी नाइट्रोजन युक्त घटकों के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन एक बेहतरीन खाद बनाने के लिए सही संतुलन बहुत जरूरी है। खाद के लिए कार्बन यानी भूरे रंग की सामग्रियां बेहद आवश्यक हैं। ये सामग्रियां खाद को संरचना देती है और अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों को पोषण प्रदान करती है। और यहीं आता है हमारा तीसरा कमाल का सुझाव, जिसे आप शायद हर दिन बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। वह है कार्डबोर्ड। लेकिन कोई भी कार्डबोर्ड नहीं। हम बात कर रहे हैं सादे, बिना रंग वाले और बिना चमक वाले कार्डबोर्ड की। जरा अंडे के गत्ते वाले ट्रे को देखिए, टॉयलेट पेपर और कागज के तौलियों के खाली रोल को, या बिना रंगीन छपाई और टेप वाले सामान्य गत्ते के बक्सों को। इनकी अहमियत क्या है? पहला, ये शुद्ध कार्बन का स्रोत है, जो नाइट्रोजन युक्त कचरे को पूरी तरह से संतुलित करता है। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्डबोर्ड खाद को संरचना देता है। यह खाद के ढेर को एक घना, गीला और बदबूदार पिंड बनने से रोकता है। कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े स्पेसर की तरह काम करते हैं, हवा के लिए छोटे छोटे पॉकेट्स बनाते हैं। ये हवाई पॉकेट्स वायवीय बैक्टीरिया, जो खाद बनाने में हमारे सबसे बड़े मददगार हैं, उनके सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। कार्डबोर्ड को खाद में डालने से पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना ना भूलें। जितना छोटा होगा उतना अच्छा। इससे इसके गलने की प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी। तो अगली बार जब आपका कागज के तौलिए का रोल खत्म हो जाए, तो याद रखें, आपके हाथों में सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि आपके बगीचे के भविष्य के लिए एक बहुत ही मूल्यवान चीज है। तो हमने अपने कंपोस्ट मिश्रण में ऊर्जा, लंबे समय तक चलने वाले उर्वरक और संरचना को पहले ही जोड़ दिया है। अब आगे क्या? अब हम इसमें थोड़ा मसाले मिलाएंगे। और यह हमारा चौथा सचमुच रोचक घटक है। अपनी रसोई की अलमारी में झांक कर देखिए, आपको जरूर दालचीनी का वह डिब्बा मिल जाएगा जो आपने 2 साल पहले क्रिसमस बेकिंग के लिए खरीदा था। या शायद वह हल्दी, जिसकी मियाद बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। या पिसी हुई काली मिर्च, जिसमें अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही। इन अनमोल चीजों को कूड़े में फेंकने की जल्दी मत कीजिए। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन एक्सपायर्ड मसाले आपके खाद के ढेर में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले, उनमें अब भी ढेर सारे जैविक यौगिक और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो आपके खाद को समृद्ध करेंगे। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई मसालों में फफूंदनाशक और जीवाणुनाशक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, दालचीनी कुछ प्रकार की फफूंद के विकास को दबाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। और तीखी मिर्च आपके खाद के ढेर से चूहों और अन्य अवांछित जीवों को दूर भगा सकती है। बेशक, आपको इसमें किलो भर मसाले नहीं डालने चाहिए, लेकिन पुराने मसालों की एक छोटी सी चुटकी न केवल नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि यह आपके खाद में अद्वितीय गुण जोड़ेगी और इसमें माइक्रोफ्लोरा का स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। ये वह छोटा सा रहस्य है जो आपके खाद को सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि शानदार बना सकता है। हम अपनी लिस्ट के आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं और उत्साह बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अपनी रसोई की अलमारियां और कूड़ेदान खंगालना शुरू नहीं किया होगा, क्योंकि हमारी सूची में अगला यानी 5वां घटक आपको अपनी वाइन कैबिनेट या कम से कम कटलरी दराज में देखने के लिए मजबूर करेगा। मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक वाइन कॉर्क की। एक जरूरी बात अभी बता दूं, यहां बात सिर्फ कॉर्क ओक के पेड़ की छाल से बने असली कॉर्क की हो रही है, न कि प्लास्टिक या चिपके हुए उन प्रेस्ड कॉर्क की। अगर आपको यकीन नहीं है तो बस कॉर्क को तोड़ने की कोशिश करें। असली वाला टूटकर बिखर जाएगा, जबकि सिंथेटिक कॉर्क मुड़ जाएगा। आप सोच रहे होंगे, इस घने और लगभग न सड़ने वाले पदार्थ को कंपोस्ट में क्यों डालें? इसका जवाब इसकी पोषण क्षमता में नहीं, बल्कि इसकी भौतिक प्रक्रिया में छिपा है। कॉर्क की छाल से बने कॉर्क अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे सड़ते हैं। इसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन यही इनकी सुपर पावर है। कंपोस्ट के ढेर में इनका मुख्य काम हवा का संचार, एरेशन बनाए रखना है। ये टिकाऊ और लचीली गेंदों की तरह काम करते हैं, जो जैविक सामग्री को दबने नहीं देते
ये हवा के चैनल बनाते और बनाए रखते हैं, जिनसे ऑक्सीजन कंपोस्ट की गहराई तक पहुंच पाती है और उपयोगी बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। आप इन्हें डालने से पहले चाकू से या गार्डन श्रेडर में छोटा छोटा कर सकते हैं या फिर पूरा भी डाल सकते हैं। ये छोटे स्पंज की तरह भी काम करेंगे, जो अतिरिक्त नमी को सोखते हैं और धीरे धीरे वापस छोड़ते हैं। ये आने वाले कई सालों तक आपके कंपोस्ट की संरचना को बेहतर बनाने का एक सरल और शानदार तरीका है। खाद के ढेर में डालने के लिए हमारी छठी अप्रत्याशित चीज आपको अपने कपड़ों की अलमारी की जांच करने पर मजबूर कर देगी। दिलचस्प लग रहा है ना? जरूर। आज हम पुराने कपड़ों और कपड़े के टुकड़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी शर्तों के साथ। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 100% प्राकृतिक चीजों की। जरा सोचिए, एक पुराने सूती मोजे के बारे में जिसका दूसरा जोड़ा खो गया हो, या उस ऊनी स्वेटर के बारे में जिसे मौत ने पूरी तरह से खराब कर दिया हो, या फिर सिलाई बुनाई के बाद बचे हुए छोटे छोटे लिनेन या रेशम के टुकड़ों के बारे में। यह क्यों काम करता है? जवाब बेहद आसान है। कपास, कॉटन, लिनेन, जूट, ये सब पौधों से मिलने वाले रेशे हैं। ऊन और रेशम ये जानवरों से मिलते हैं। असल में ये भी पत्तियों या घास की तरह ही जैविक पदार्थ हैं, बस इनका रूप अलग है। जब ये कंपोस्ट में मिलते हैं तो कार्बन का बेहतरीन स्रोत बन जाते हैं, यानी भूरे पदार्थ का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन से भरपूर रसोई के कचरे को संतुलित करने में मदद करते हैं और खाद को अच्छी ढीली संरचना देते हैं। यहां मुख्य नियम है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं। पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और दूसरे कृत्रिम कपड़े 100 साल में भी कंपोस्ट में नहीं घुलेंगे। वे सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर आपकी मिट्टी को दूषित कर देंगे। इसलिए किसी पुरानी टी शर्ट को कंपोस्ट में डालने से पहले लेबल को ध्यान से देखें। सुनिश्चित करें कि उस पर 100% कॉटन या 100% ऊन लिखा हो और कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों या पट्टियों में काटना न भूलें। इससे उसके उपजाऊ खाद में बदलने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। और आखिर में हम अपनी इस सूची के अंतिम पड़ीडी ढाव पर आ चुके हैं। 7वीं चीज है शरद ऋतु का असली राजा, हैलोवीन का प्रतीक और कई मौसमी पकवानों की जान। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कद्दू की। खासकर इसके अंदरूनी हिस्से, जिसे बहुत से लोग हैलोवीन के लिए लालटेन बनाने के बाद या कद्दू का प्यूरी बनाने के बाद बेझिझक फेंक देते हैं। वही चिपचिपा रेशेदार गूदा जिसमें बीज भी होते हैं, ये कचरा नहीं, बल्कि आपके खाद के ढेर के लिए एक असली खजाना है। आप खुद सोचिए, यह हिस्सा नमी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद शर्करा, शुगर उन सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का तुरंत स्रोत बन जाती है, जो खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह एक कार के इंजन के स्टार्टर जैसा है। यह एक जबरदस्त शुरुआती धक्का देता है, जिसके बाद पूरी प्रणाली सुचारू और सक्रिय रूप से काम करने लगती है। कद्दू के ये बचे हुए हिस्से तुरंत खाद के ढेर को गर्मा देते हैं, जिससे किण्वन, फर्मेंटेशन और अन्य सूखे तथा घने घटकों का अपघटन तेज हो जाता है। इस संसाधन का अधिकतम प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बस एक छोटी सी सलाह है। कद्दू के अंदरूनी हिस्सों को खाद में डालने से पहले उन्हें फावड़े या चाकू से थोड़ा थोड़ा काट दें। इससे सूक्ष्म जीवों के साथ संपर्क का क्षेत्र BRH जाएगा और प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो अगली बार जब आप कद्दू से कुछ बना रहे हो तो जान ले, इसके अपशिष्ट असल में आपके बगीचे के भविष्य के स्वास्थ्य और उर्वरता के लिए सबसे मूल्यवान योगदान है। तो अब चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ दिखाते हैं और आप असली जादू समझेंगे। कल्पना कीजिए, आप खाद में बाल डालते हैं और वे महीनों तक धीरे धीरे नाइट्रोजन छोड़ धाते रहते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों को पोषण मिलता है। आप उसमें कुचले हुए वाइन कॉर्क डालते हैं और वे छोटे छोटे छिद्र बनाकर खाद को हवादार रखते हैं, जिससे उसमें हवा का संचार बना रहता है। पुरानी मसाले सिर्फ सड़ ढहते नहीं हैं, बल्कि एक अनोखा माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं, जो अंतिम उत्पाद को बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बना सकता है। यह अब सिर्फ कचरे का निपटान नहीं है, यह असली बागवानी का जादू है।
आप सिर्फ कचरा नहीं मिला रहे, बल्कि आप एक ऐसे जीवित जीव का निर्माण कर रहे हैं जो पूरी सर्दी खुद को तैयार करेगा, ताकि वसंत में आपके बगीचे को अविश्वसनीय शक्ति और उर्वरता प्रदान कर सके। यहीं पर आता है असली मुद्दा। आपका खाद का ढेर कोई कचरा घर नहीं, बल्कि एक धीरे धीरे काम करने वाला बायोरिएक्टर है। तो आइए अब संक्षेप में बताते हैं। कॉफी ग्राउंड्स, पाल, कत्ता, पुराने मसाले, वाइन कॉर्क, प्राकृतिक कपड़े और कद्दू के बचे हुए टुकड़े, ये आपके आदर्श पथज द एज के खाद के लिए 7 गुप्त सामग्री है। मुझे उम्मीद है अब आप अपने कचरे को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे अन्य बागवानी रहस्य न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल। आपने अपनी खाद में अब तक की सबसे अनोखी चीजें कौन सी डाली हैं? अपने प्रयोगों और कहानियों को नीचे कमेंट्स में साझा करें।